नाजरीन, नया दौर में आपको खुशामदीद। आज जुम्मा है और हस्बे मामूल नजम सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज की हमारी जो गुफ्तगू है वो मुल्क के सियासी हालात और जो खबरें गर्दिश कर रही हैं उन्हीं के हवाले से होगी। हम सेठी साहब से कुछ मालूमात भी लेंगे, तज्जिया भी लेंगे और जो मुल्की और हमारे खारजा अमूर हैं पाकिस्तान के, उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे। आज आपने अगर देखा हो द फ्राइडे टाइम्स में जुम्मे ही के दिन नजम सेठी साहब का इदारिया जो है वो छपता है और आज भी उनका इदारिया छपा और जो कि जिसका कि उन्होंने उन्वान अंग्रेजी में सिंकिंग शिप रखा है, यानी कि डूबती हुई कश्ती। और वो कश्ती का आपको पता है इशारा किसकी तरफ है? वो हुकूमत जो है इस वक्त, या जो हाइब्रिड निज़ाम जिसका जिक्र पहले भी हम कर चुके हैं, सेठी साहब भी कई बार कर चुके हैं, लिख चुके हैं, वो उनको उसकी जो है वो कुछ लड़खड़ाता और डूबता बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी मौजू के गिर्द हमारी बुनियादी बात होगी और फिर ये भी बात जो सेठी साहब ने आज जिक्र किया है अदालतों के हवाले से, कि अदालतें भी अपनी आज़ादी और अपनी खुद मुख्तारी को असर्ट कर रही हैं और ये कि बहुत सारी रिविजन हो रही है थिंकिंग में पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में, उस पर भी बात होगी। और पाकिस्तान और अमेरिका के और मगरिब के साथ जो ताल्लुकात हैं वो अभी भी जमूद का शिकार हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वेलकम सैटी साहब, बगैर किसी ताखीर के आपसे स्टार्ट करते हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आपने अपने एडिटोरियल का जो इख्तिताम है उसमें आपने ये कहा कि चौधरी सरवर साहब वहां पे मौजूद हैं लंदन में और वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना हो जाए, शायद हो जाए, या उसकी तैयारियां हो रही हैं, हमें पता लग गया है, या ये है। और ये यहाँ भी लोग इस तरह की बातें बहुत सारी करें उन्हीं के हवाले से। हमें इसके बारे में भी थोड़ी बताइए और बताइए ये सिंकिंग शिप का मेटाफर जो आपने इस्तारा इस्तेमाल किया है, ये ये किसके लिए है? जी। जी अस्सलाम वालेकुम। रज़ा, मैंने अपना इदारिया शुरू किया था इस बात से कि पक्की खबर है कि इमरान खान साहब ने अपने काबीना के अंदर अपने मेंबर्स को ये कहा है कि अगले 3 महीने जो है मेहरबानी करके आप इधर उधर मत हो। हमें वी नीड ऑल हैंड्स ऑन डेक, हमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी। और हालात जो है वो थोड़े बहुत इस तरीके के हैं कि वील नीड एवरी फुल स्ट्रेंथ। अभी वो एक जॉइंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट के इशू से निकले हैं जहाँ एस्टैब्लिशमेंट की ज़रूरत पड़ गई थी पक्का करने की अपने वोट को। तो अब आगे सूरत हाल ये है कि उन्होंने ये कहा अगले 3 महीने बड़े अहम हैं। तो मैंने वहां से बात शुरू की कि 3 महीने अहम कैसे हैं, और ख़त्म मैंने बात की यहाँ से कि अभी ये जॉय सर्वर साहब जो हैं, जो गवर्नर पंजाब हैं, वो लंदन में आए हुए हैं। मेरी तो खुद मुलाकात उनसे नहीं हुई, मगर मेरी उनसे ज़रूर मुलाकात हुई है जिनकी उनसे मुलाकात हुई है, और कुछ रिपोर्टिंग भी अब हुई है, छुपी हुई बात नहीं है। उन्होंने 2-3 बातें की हैं जिसके साथ हम लोग थोड़े से इंटरेस्टेड हो कि यार चॉइस साहब को क्या हो गया है, ये खुली खुली बातें कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि इन्होंने फैसला कर लिया है कि अब उनका वक्त आ गया है कि जाने का, इस हुकूमत को छोड़ने का। और तो उन्होंने कहा क्या है, जो बात हमें बताई जा रही है यहाँ, अब इसमें कुछ रिपोर्टिंग भी हुई है, और मेरा ख्याल है आज नहीं कल, कल नहीं परसों कोई ना कोई वीडियो भी आ जाएगी, किसी ने रिकॉर्ड भी कर ली होगी। बहरहाल दिस इज द सिचुएशन कि उन्होंने अलेजिडली ये कहा है कि जी आ, हमारी हुकूमत जो है वो एक तो आईएमएफ की तनकीद की है कि हम उनके आगे लुब्बे लबाब, जो उनका ये था कि हम आईएमएफ के आगे स्लेव्स बन गए हैं। हमने और भी उन्होंने अपनी हुकूमत की तनकीद की है कि हम ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो सुनने में आ रहा है, इसलिए मैं ये फिर से कह रहा हूँ कि उन्होंने ये भी इसकी तरफ भी इशारा किया है कि देखें जी फैसले तो हो गए हैं, कि जी अब वक्त की इशू है कि कब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा। तो मतलब है जिससे ये बात समझ आती है कि उन्हें इस बात से कहीं से कोई इशारा हो गया है कि, या वो समझते हैं ऐसी बात है कि वो जा रहे हैं, उनकी हुकूमत जा रही है, और मेरा ख्याल है सरवर साहब कश्ती छोड़ने का सोच रहे हैं। तो मैंने इसलिए ये लिखा कि शिप इज सिंकिंग, और ये पहला निशान है उसका कि वो साहब जो कि पहले जब नून लीग सिंक कर रही थी, जब उन्हें पता चल गया था कि नून लीग की अब छुट्टी हो रही है, तो उन्हें नून लीग से रिजाइन करके एज गवर्नर, और वो चले गए थे पीटीआई में। उस वक्त पीटीआई ऑपोजिशन में थी, मगर उन्हें पता चल गया था कि उनको लाया जा रहा है और नून लीग की छुट्टी हो रही है।
तो उन्होंने बड़े क्लोज हैं एस्टेब्लिशमेंट के और इनके सोर्सेस हैं, और जाहिर है तो अब भी शायद उनको इसी किस्म का इशारा हुआ है, जिससे वो मुतमईन है कि इस गवर्नमेंट के दिन खत्म हो गए हैं, नंबर्ड है, और वो अब अपना इंतजाम कर रहे हैं कि आगे क्या होगा और उसके साथ चलना है। जी सेठी साहब, आपने बिल्कुल यहाँ पे एंड किया जो आपने शुरू में कहा कि खान साहब ने भी अपने एमएनएस को रोक के कहा है कुछ भी हो सकता है, किधर जाना हिलना नहीं है, ताकि लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि अगर तरीके अदम एतमाद, और पहले इस पे बात भी हम कर चुके हैं, एक दो बार बात हुई है, लेकिन आज भी वही सवाल खड़ा हुआ है कि अगर तरीके अदम एतमाद होती है उसको कामयाब करना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। एक दो छोटी छोटी पार्टियां हैं, काफ लीग, एमक्यूएम, इधर से उधर हो जाएगी गवर्नमेंट, इट्स अ मैटर ऑफ 24 आवर्स अगर देखा जाए तो, 48 घंटे चले दे दें बहुत ज्यादा। लेकिन सेठी साहब, तो व्हाट नेक्स्ट? सवाल ये है कि कोई ऑप्शंस भी तो होते हैं, अभी तो कोई ऐसा ऑप्शन मुतबादिल नहीं दिखाई दे रहा, क्लियर नहीं है, कार्ड्स पे नहीं है। वो भी देखे ना, अगर ये सारा कुछ इतना बड़ा अब ऑपरेशन होता है, ठीक ठाक होता है रेजिम चेंज का, तो कोई मुतबादिल तो नहीं दिखाई दे रहा इस वक्त। नहीं, वो आपको दिखाई देगा भी नहीं जब तक हो नहीं जाएगा। वो चलिए। आपको कैसे दिखाई दे? अगर आपको दिखाई दे दिया तो इमरान खान को भी दिखाई दे जाएगा, तो फिर कैसे होगा? तो इसलिए वो आप नहीं देख सकेंगे, और जब वो होगा तो आपको पता चलेगा कि वो ऑप्शंस कैसे निकले हैं और आगे कैसे जाना है। मगर इसमें तो अब कोई शक नहीं रहा ना कि ऑपोजिशन जो है वो भी ये अगर चॉइस सर्वर ये बात समझ रहे हैं, इसका मतलब कुछ फैसले तो हो गए ना। अभी हमें तो नहीं चॉइस सर्वर ने ये बातें की लंदन आके, वो तैयार है जंप शिप करने के लिए, और उनका रिकॉर्ड ही ये है कि वो उसी वक्त जंप करते हैं शिप जब के वक्त आ जाता है, और वो हमेशा, जो पिछली दफा उन्होंने बड़े सही टाइम पे किया था। और बाय द वे वो अच्छे, मतलब ये नहीं कि रात के वक्त किया और सुबह तब्दीली आ गई, उन्होंने एक दो साल पहले ही कर दिया था। उनको नजर आ हाँ। रहा था कि अब क्या होने जा रहा है, तो एक साल पहले ही फैसले हो गए थे। उन्होंने कहा वक्त आ गया छोड़ने का, लॉयल्टी शो करें पीटीआई के साथ, और फिर सीट बुक करें, बिकॉज वो तो उनकी तो सीट फ्लाइट बुक हो गई है, अब मैं अपनी सीट बुक करूं। तो इस तरीके से मेरा ख्याल है अब उन्होंने सोचा है कि फ्लाइट जो है वो क्रैश लैंडिंग की तरफ जा रही है, उन्होंने पैराशूट कर लिया है, अपनी पैराशूट निकाल ली है ताकि वो ही शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द क्रैश। तो इसलिए दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। अब आप कहते हैं ऑप्शंस, ऑप्शंस बहुत से, रजा हमने बहुत दफा ये डिस्कस किया है, और ये ऑप्शंस नून लीग के साथ बैठ के वर्कआउट करने पड़ेंगे, और कोई चारा नहीं है। और मेरा ये मौकफ है कि वो वर्कआउट हो जाएंगे। शुरू में वक्त लगता है, मगर इवेंचुअली वर्कआउट हो जाते हैं, और जब वो वर्कआउट हो जाएंगे तो ये नो कॉन्फिडेंस वाला भी सब कुछ हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। सोलंकी साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे खैरी जी साहब से, या मैं, मेरे पास तो पूरा जी लिस्ट है। जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि सेठी साहब, अभी तक जो मैंने सुना है वो ये है कि अगर कोई तहरीक अदम एतमाद होती है तो उसमें पीटीआई और उसके कोलिशन पार्टनर्स और इस हद तक के पीपुल्स पार्टी भी शायद सरगर्मी से हिस्सा ले। लेकिन नून लीग के बारे में मुख्तलिफ और मुतजाद इशारे मिल रहे हैं। एक इशारा तो ये मिल रहा है कि ठीक है जी, हम गिराने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम हुकूमत में हिस्सा नहीं लेंगे। और दूसरा ये है कि हम सिर्फ गिराने की हद तक जाएंगे, नई हुकूमत को हम एतमाद देने के लिए तैयार नहीं है। तो उसके बावजूद ये अदम एतमाद जो है वो मुमकिन है। बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि अदम एतमाद का मकसद एज फार एज पीडीएम इज कंसर्न्ड इज फ्रेश इलेक्शंस। ये नहीं है कि एक नई हुकूमत आ जाए और वो 1.5 साल चलाए। वो तो अब ये इशारे नहीं है सोलंकी साहब, ये तो एस्टैब्लिश पॉलिसी होगी अब। ये वाजे है, ये कोई इशारा वारा नहीं है। नून लीग विल कोऑपरेट टू ओवरथ्रो इमरान खान वाया कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड। उसके बाद जो भी वो तय होगा बिहाइंड द सीन्स, वो यही होगा कि जो नया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो भी लेगा वो फौरन डिसॉल्व करेगा और एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, और उसके भी सारे पहलू जो है वो पहले से तय हो गए होंगे। और दिस इज व्हाट इज ऑन द कार्ड्स। तो ये सारी चीजें जब तय हो जाएंगी तो फिर ही बात आगे बढ़ेगी। इसीलिए आप देखें ना, इमरान खान साहब ने 3 माह की बात की है, अभी यहाँ भी बातें 2-2, 3-3 माह की बात हो रही है। इसका मतलब है कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ चीजें तय होने को हैं। मेरा ये मौकफ है कि ये हो जाएंगी। अच्छा, मैं अब जाते जाते कह दूं कि एक नया इशारा भी आना शुरू हो गया है, इशारा नहीं शक,
क्योंकि जब भी इमरान खान साहब किसी तकलीफ में होते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट उनको बेल आउट कर देती है। अभी हाल ही में आपने देखा उनको फिर बेल आउट कर दिया गया ऑन द जॉइंट जॉइंट हाउसेस, सेशन हालांकि में। उनके पास वोट शोट नहीं था, तो जॉइंट सेशन में उनको बेल आउट कर दिया। अच्छा, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट गेम्स खेल रही है। एक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि कोई हमने ऑप्शन इख्तियार नहीं करना, नून लीग को टांगना है, साथ साथ चलाना है, ताकि वो जो डायरेक्ट अटैक आ रही थी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर वो ना आए, और थोड़ा सा खींच के रखें हम इनको और चलाएं। और इमरान खान को भी मुतमईन रखें कि देखें ये हमारे टैक्टिक्स हैं, हम आपको नहीं हिलाएंगे, मगर हमें थोड़ा बहुत गेम प्लेइंग करनी पड़ रही है, और उसकी वजह से अब आप रिलैक्स करें, आप अपना काम करें जो आपने काम करना है, और हम डील कर लेंगे, और अभी कोई फिक्र की बात नहीं है। और ये कि इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि ये सितंबर नवंबर तक ये खाता ऐसे ही चले, और उसके बाद ऐसी तब्दीलियां आ जाएं इनसाइड द इस्टेब्लिशमेंट विद द अप्रूवल ऑफ इमरान खान, कि जो लोग जा रहे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ हो जाए और जो लोग आ रहे हैं वो सिक्योर हो जाए, एंड ये सिलसिला चले अंटिल द नेक्स्ट इलेक्शंस। और फिर आगे देखा जाए, जो नई टीम आएगी वो देख लेगी। इस किस्म की बातें हो रही हैं कि यहाँ डबल क्रॉसिंग की भी, गेम अपॉन गेम भी हो रही है। अब बात ये है कि ये कब तक ये गेम अपॉन गेम चलेगी? ये मेरे ज़हन में तो ये है कि कब कब पीडीएम वाले जो हैं, ऑपोजिशन वाले जो हैं, वो ये फैसला करेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट सिंसियर है उनके साथ या इनसिंसियर है, सिंसियर नहीं है। अगर उन्होंने ये फैसला किया कि सिंसियर नहीं है, तो फिर उनका रवैया बदल जाएगा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, और वो तनकीदी जायजा फिर शुरू हो जाएगा जैसे पहले था। और इस दफा नो होल्ड्स बार्ड होगा, बिकॉज वंस बिटन ट्वाइस शाय वाली बात है। यहाँ मौलाना के साथ तो एक आध हाथ हो चुका है, शहबाज शरीफ साहब का भी एक हाथ हो चुका है। अब अगर हाथ हुआ तो वो नवाज शरीफ साहब के साथ हाथ होगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर ऑल होल्ड्स, वो नो होल्ड्स बार्ड अटैक आएगी, और वो डायरेक्ट आएगी, लोगों के ऊपर आएगी, बराए नाम आएगी। और वो भी मेरा ख्याल है नून लीग की लीडरशिप जो है उसके लिए भी तैयार है कि अगर ऐसे हुआ, अगर अभी बिट्रेयल हुई, हमारे साथ गेम प्लेइंग हुई, तो फिर, बिकॉज नून लीग जो है वो गेम प्लेइंग नहीं चाह रही। नून लीग तो एक इवन प्लेइंग फील्ड चाह रही है, वो गेम प्लेइंग नहीं चाह रही। वो कह रही है गेम अब आवाम के वाले छोड़े, आप ना गेम खेले, हम नहीं खेलते, कोई गेम ना खेले, हमें एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दें, उसके बाद जो भी पावर में आता है वो आएगा, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हम कोई इस्टेब्लिशमेंट को खराब नहीं करेंगे, हम अपनी हुकूमत चलाएंगे, आप अपने दायरे में रहे, हम अपने दायरे में रहेंगे। अगर कहीं ऐसी चीज होती है जहां आपका दायरा और हमारा दायरा क्रॉस करता है, तो हम बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे, मगर कोई खतरा नहीं है किसी चीज का। मगर जाहिर है क्योंकि इत्तेमाद नहीं है एक दूसरे के अंदर, तो लोग दोनों साइड से ये कह रहे हैं जी कोई हमें कोई गारंटी दे, गारंटी दे, गारंटी ये नहीं होगा, गारंटी वो नहीं होगा। एक तरफ कहती है गारंटी आपने ये नहीं करेंगे, दूसरा कहते हैं गारंटी आप फलाने को नहीं निकालेंगे, आप फलाने के पीछे नहीं जाएंगे। इस किस्म की चीजें चल रही हैं, तो उसमें मेरा ख्याल है कि फिर गारंटी तो एक दूसरे को ये दे नहीं सकते, तो गारंटी फिर किसी मुल्क को ही देनी पड़ेगी। अब वो शायद ढूंढ, मेरा ख्याल सर्च इज ऑन कि वो कौन सा मुल्क है जिसपे दोनों की इत्तेमाद है और वो गारंटी, और वो भी देने के लिए तैयार है कि अगर नून लीग आती है और मियाँ साहब की पार्टी आती है और मियाँ साहब खुद आते हैं या नहीं आते, या शहबाज साहब आते हैं या कोई और आता है, तो फिर किस तरीके से मामला आगे चलेगा विज़-विज़ द इस्टेब्लिशमेंट। और वो मेरा ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी कि कोई फॉरेन बैरूनी पावर जिसके इस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात अच्छे हैं और जिसके नून लीग के साथ भी तल्लुकात बुरे नहीं हैं, और वो कोई गारंटी दे ताकि नून लीग को कौन कंट्रोल करेगा। और दूसरी तरफ जाहिर है वो नून लीग वाले भी चाहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट की अगर वो कोई गड़बड़ करते हैं तो वो वहां भी हमें कोई गारंटीज मिलनी चाहिए। तो इस किस्म की बातें चल रही है, वक्त लगता है इन चीजों में, मगर मैं समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अगले जनवरी तक अगर वाजे नहीं हो जाएगा इनकी जो अंडरस्टैंडिंग हो रही है फॉर अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखिए इसको डील नहीं कहा जा सकता, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, और इस वक्त जितनी अनपॉपुलैरिटी है पीटीआई की, वो तो किसी और जमहूरियत में होता तो वो एक दे वुड बी अ फ्रेश इलेक्शन एनीवे। अगर इस्टेब्लिशमेंट मदाखलत ना करती तो ये खड़े नहीं हो सकते थे, इनकी पार्लियामेंट्री मेजोरिटी उड़ जानी थी, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन न्यू इलेक्शन वुड बीन कॉल्ड। तो वो तो एक आईनी अब एक रास्ता जो है उसकी तरफ जब चलना है, और वहां क्योंकि जो रास्ते रोकने वाले हैं वो गैर आईनी इस्तेमाल कर रहे हैं, हुकूमत भी और लोग भी। तो वो अगर गैर आईनी इस्तेमाल रास्ते इस्तेमाल ब्लॉक करने के रोक दें, तो एक आईनी सिलसिला चल पड़े, तो देयर इज नो इश्यू। सेठी साहब, आज ही मैंने ये बात सुनी है, मैंने खुद उसकी तस्दीक करने की भी कोशिश की है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप से, लेकिन अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं मिला। राजा परवेज अशरफ से
मंसूब एक बयान आया है कि ये जो ईवीएम्स हैं, वैसे हमें एतमाद नहीं है, लेकिन अगर हमें यकीन दहानी कराई जाए कि इलेक्शन जो है वो साफ और शफाफ होंगे और कोई धांधली नहीं होगी, तो हम ईवीएम को कबूल कर सकते हैं। अब इससे पहले तक बिलावल और दूसरी टॉप लीडरशिप तो खुलम खुला कहती रही है कि जी ये सिस्टम जो है ये धांधली के लिए किया गया है, बल्कि जरदारी साहब ने तो खुद कहा कि ये मशीनें लाई तो जा रही हैं, लेकिन इमरान खान को फायदा नहीं होगा, किसी और को होगा। तो क्या पीपल्स पार्टी अगर ईवीएम पर यकीन दहानियां कबूल कर लेती है, तो वो किसकी यकीन दहानियां होंगी? इमरान खान की होंगी या किसी और की होंगी? देखिए सलगी साहब, बात बड़ी सीधी सी है। अगर ये तय हो गया है, जो कि मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी भी समझ रही है और नून लीग भी समझ रही है और आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत जा रही है, और अगली बात है कि कौन सी हुकूमत आ रही है, कितने अरसे के लिए आ रही है, क्या उसका एजेंडा होगा। तो ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं फिर रिपीट करता हूँ कि पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि वो अब इस्टेब्लिशमेंट का साथ दे और इस्टेब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को चुने और नून लीग के साथ कोई बात ना हो। और आगे जो होना है, मेरा ख्याल है ये काइट फ्लाइंग नहीं है, ये बिल्कुल इशारे हैं, सिग्नलिंग है टू द इस्टेब्लिशमेंट कि आप जो आगे एक हुकूमत आनी है वो हमारे साथ बात करें। ये आपको नून लीग की जरूरत नहीं है, हमारे अच्छे खासे नंबर्स हैं असेंबली में, और जो इंडिपेंडेंट्स अगर वो आप साथ ले आए और कुछ आप तोड़ दें तो वो आपके मसले हम हल कर सकते हैं। और इसलिए हमारे साथ बात करें और 1.5 साल जो है वो बिलावल को प्राइम मिनिस्टर बनाए आप, और हम मसले आपके हल कर देंगे। तो इस किस्म की चीज अब चल रही है, तो ये उसकी तरफ मेरा मेरा ख्याल है, ये इशारा है कि इस किस्म की चीज जो हो रही है। देखिए इसके ये तो इसमें तो सोलंकी साहब, अगर ये पता नहीं सही है गलत है बात, लेकिन बात ये कि माई बाप का फैसला होता है, जो वो दे दें, मशीन से दें, आरटीएस से दें, डब्बों से दें। देखें ना, इलेक्शन तो यही असल बात, जो मैंने पिछली बार भी आपसे भी और सेठी साहब से भी मैं यही बात हमेशा ये करता हूँ कि देखें, ये तरीके एतमाद भी हो जाए, तब्दीली भी आ जाए, नया इलेक्शन भी अनाउंस हो जाए। एनएस बात यह है कि गारंटी क्या है कि इंतकाल इक्तदार पावर असल में अवाम के हकीकी नुमाइंदों को ट्रांसफर होगी। देखिए ना, अभी जो सबसे बड़ा मेरे नजदीक सवाल, ये तो मोडेलिटीज, ये तो शॉर्ट टर्म स्टेप्स हैं। असल जो बड़ा क्वेश्चन मार्क है इस वक्त, वो ये है कि हमने ये देखा कि जनरल मुशर्रफ जब 2008 में गए, तो उसके बाद पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो टूटी फूटी हो, जो भी उसमें प्रॉब्लम हो, वो एक पटरी पर चल निकली। 2016 तक उसका एक सफर है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें आइन भी बदला, कवानीन भी बदले, एक डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट बनी। हमने भी उसके बाद देखा रिवर्सल स्टार्ट हुआ, रिवर्सल वो उसका कुछ कराची में हुआ, गैगिंग हुई, उसके बाद फिर ये पैनामा आया, उसके बाद इलेक्शन हुआ, अब हमने 3 साल ये सिस्टम देखा है। इससे रिट्रीट करना जो है, इससे पीछे हटना जो है और इसको रिवर्स करना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं होगा। नहीं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, देखे ना, इसीलिए शायद थोड़ी देर लग रही है। रिवर्स करना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हाँ, तो इसलिए अब इसमें मैं क्या आपको कहूँ, ये प्रोजेक्ट फेल हो गया है, इसको आगे नहीं चला सकते। ये जिस किस्म के मसाइल हैं आगे हम डिस्कस करते हैं अभी, कि वो किस किस्म के मसाइल हैं जो कि ना इस्टेब्लिशमेंट ना मुईद यूसुफ हल कर सकता। उसके लिए आपको उस किस्म की सियासी जमात चाहिए जिसकी हमदर्दियां आवाम के साथ है और आवाम उनकी बात सुनती है। मुश्किल फैसले करने के लिए पीटीआई इज नॉट अ गुड पार्टनर, और इस्टेब्लिशमेंट वो खुद फैसले करना नहीं चाहती, वो चाहती है कि ये मुश्किल फैसले जो हैं वो सिविलियन हुकूमत करे। हमेशा ऐसे ही होता है कि अनपॉपुलर फैसले सिविलियंस करे, पॉपुलर फैसले इस्टेब्लिशमेंट करे। तो अब आगे अनपॉपुलर फैसले करने वाले हैं। पीटीआई जिसे कहते हैं ना, बढ़ गई है। वो सारी आईएमएफ ये वो वगैरह जो है ना, वो सारी इनके गले पड़ी हुई है। तो अब दूसरे अब नेशनल सिक्योरिटी कुछ इश्यूज आ रहे हैं जो कि वो चाहेंगे कि नून लीग ही संभाले उनको। हाँ, इनमें कि आपने अफगानिस्तान का जिक्र किया है कि अभी तक रिकग्निशन उसकी नहीं हुई। अगर चीन और रूस और दीगर ममालिक जो है उसको तस्लीम कर लेते हैं
और वेस्ट नहीं करता और पाकिस्तान फंस जाएगा भी फिर मुश्किल में। एक आपने ये बात की जिक्र किया और इसके ऊपर भी कंसेंसस नहीं हो पा रहा, उसका जरा थोड़ा सा वो उसकी वजाहत कर दे कि वो आपने ऐसा क्यों कहा, आपको क्यों ये अंदेशा या असेसमेंट हुई है कि एक मुश्किल सिचुएशन में पाकिस्तान फंसने वाला है। सोलंकी साहब, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे या मैं जवाब दे दूं? नहीं जी, आप इस पर आप ही जवाब दे तो बेहतर है। अच्छा, ओके। देखिए अर्ज़ा, मैंने ये लिखा है और मैंने ये कहा है, पहले मैंने ये प्रेडिक्शन की थी कि ये जो सो कॉल्ड नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग मोईद यूसुफ साहब देना चाह रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस को, मैंने ये प्रिडिक्ट किया था कि ऑपोजिशन नहीं जाएगी इसमें, और ये 6 तारीख को जो होने जा रही है। और उसके बाद आपने बुध की शाम जो है वो चैनल 24 पे ये बात की जी, तो उसके बाद फिर वही हुआ कि एस्टैब्लिश पीपल्स पार्टी ने भी और नून लीग ने भी, पीडीएम ने अभी अनाउंस कर दिया कि हम नहीं अटेंड करेंगे नेशनल सिक्योरिटी ब्रीफिंग। अब देखिए, ये नेशनल सिक्योरिटी की ब्रीफिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, होती है, तो क्या वजह है कि ये नहीं अटेंड करेंगे? अब मैं आपको असली हकीकत, अंदर की बात जिसे कहते हैं ना, चिड़िया की खबर या चिड़िया का एनालिसिस मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मोईद यूसुफ साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। उन्होंने अभी एक पहले आपको याद होगा कुछ माह पहले वो अमेरिका का दौरा करके आए और उसके बाद फिर कुछ अरसे के लिए वो थोड़े बहुत चुप हो गए। उसके बाद उन्होंने फिर इंटरव्यूज देनी शुरू की। फिर वो अभी रूस होके आए हैं, रशियन फॉरेन मिनिस्टर वगैरह से मिलके आए हैं। इसका मतलब है कुछ चीज चल रही है। तो फिर जाहिर है कि हमने अपनी चिड़िया को भेजा और कहा पता करो क्या हो रहा है, ये क्या आना जाना हो रहा है। तो पता क्या चला कि अब ये मोईद यूसुफ साहब को एस्टैब्लिशमेंट ने कहा है कि भाई आप जरा ब्रीफिंग कर दें पार्लियामेंटेरियंस की। तो इश्यू क्या है, क्यों एस्टैब्लिशमेंट के लीडर्स खुद नहीं ब्रीफिंग करते? आपको याद है कि डीजीआईएसआई के दफ्तर में ब्रीफिंग होती रही है, आर्मी चीफ के कैंप ऑफिस में होती रही है, और एक आध दफा तो साल में मेरा ख्याल है दोनों हजरात आके पार्लियामेंट की भी ब्रीफिंग करते रहे हैं, और वो कमिटीज जो हैं उनको बुला के करते रहे। तो इम्पोर्टेंट इश्यूज पे वो करते रहे हैं, बोलते भी हैं। तो इस दफा क्या बात है कि मोईद यूसुफ साहब को आगे किया गया? अब एक आर्ग्यूमेंट तो ये है कि भाई वो एनएसए हैं, वो सबसे मिल रहे हैं, और क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ही रिप्रेजेंट्स द सिविलियन गवर्नमेंट, और जाहिर है तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो सिविलियन गवर्नमेंट अगर ब्रीफिंग करना चाह रही है और सिविलियन सुप्रेमेसी है इस मुल्क में, तो वो सही का ब्रीफिंग करना चाह रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस की, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? सुन ले उनकी बात। और हमने तो नहीं कहा कि ब्रीफिंग करें, हमने जब करनी होती है तो हम कर देते हैं। अच्छा, अब बात ये है कि मोईद यूसुफ साहब क्या ब्रीफिंग करने जा रहे थे? मैं थोड़ी बहुत आपको कुछ इशारे दे देता हूं, और मैं इसलिए बताता हूं कि मसला क्या है। मसला ये हो गया है कि नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक खदशा पैदा हो गया कि यार, हम तो इस वक्त लेना देना सारा हमारा अमेरिका के साथ है और यूरोप के साथ है। आईएमएफ हो या सऊदी अरेबिया हो, कैंप वो एक ही है, और लेन देन सारी हमारी वहां से है, तजारत भी वहीं से है, एफएटीएफ का मसला भी वहीं से है, पैसे भी वहीं से लेने हैं, देने भी वहीं हैं जो पुराने। तो हम कैसे ये सारा कुछ छोड़ के और किसी और कैंप में चले जाएं? रूस से हमें मिलता कुछ नहीं, ईरान के साथ तो वैसे ही प्रॉब्लम्स है हमारे रहते हैं, वो तो कुछ बात नहीं मानते किसी की, ना ही कोई खास तजारत वारत है, कोई ऑयल पाइपलाइन नहीं, कोई गैस पाइपलाइन नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं। चीन के साथ सिपेक रुका हुआ है, चीन नाराज है बिकॉज हम उनकी प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, और वैसे ही सिपेक प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। वो जो एक सेक्रेटेरिएट बनाई थी, आसिम बाजवा साहब को बनाया था, वो फिर आगे चली नहीं, और वो आपको याद होगा ऑर्डिनेंस भी वो लैप्स हो गया वगैरह। अब बाजवा साहब भी चले गए हैं, एंड सो ऑन। तो अभी अभी हाल ही में आपने देखा वो जो टेररिस्ट अटैक्स हुए, तो चाइनीज आर वेरी अपसेट, एंड सो ऑन। अच्छा, अब तो मसला ये है कि हमारा जो फ्यूचर है वो इस रीजन में है। मगर आपने देखा होगा आर्मी चीफ साहब ने पिछले साल बड़े एक अहम बयान दिया था, जिसके बाद बड़ी स्पेकुलेशन शुरू हो गई। उन्होंने कहा था ये जियो स्ट्रैटेजी ठीक है अपनी जगह पे, मगर अब दो बातें जरूरी है, एक नॉर्मलाइजेशन जरूरी है और एक जियो इकोनॉमिक्स बड़ी जरूरी है। तो अब जियो इकोनॉमिक्स तो जो है ना, वो तो इस वक्त आपका गले में फंदा फंसा हुआ है with the Europeans and the Americans and the Western powers and the Middle Eastern powers, जो कि उनके साथ है। रूस आपको देता कुछ नहीं, चीन आपको,
कोई लोन वोन से ज्यादा देता वेता कोई नहीं, वो तो आपके साथ इन्वेस्टमेंट करता है और वो भी बड़ी टफ कंडीशंस के ऊपर करता है, जो उसके पैसे जब आप देने के वक्त आता तो आपकी चीखें निकल जाती हैं सो। तो वो और सिपेक रुक गया है, वो सारा कुछ जो है ना वो अब ठप पड़ गया है। वो जो पाइपलाइंस और ये आना जाना फलाना ढींगना। अब जो वक्त आया था कि अब अफगानिस्तान स्टेबल होने जा रहा था, सिविल वॉर खत्म हो गई थी, तालिबान कंसोलिडेशन पे आ गए थे और उम्मीद थी कि ये फिर से शुरू हो जाएगा, अब पाइपलाइन शुरू होगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी वहाँ, और कारोबार तजारत जो है हमारा रुख इस तरफ हो जाएगा थोड़ा सा, वहाँ भी जियो इकोनॉमिक्स और जियो स्ट्रेटेजी मिक्स हो जाएगी। मगर वहाँ हुआ क्या, तालिबान रजीम जो है अभी तक स्टेबल नहीं है, अभी तक उनकी रिकग्निशन नहीं हुई। अच्छा, अब अमेरिका और यूरोप भी अभी तैयार नहीं है। जो रीसेंट मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने इनकार कर दिया जी कि जी हम नहीं नहीं, देते अभी मेंबरशिप। नहीं रिकग्निशन देनी। तो अब बात यह है कि वो अभी तैयार नहीं, रिकग्निशन क्या है, ह्यूमैनिटेरियन एड देने के लिए तैयार नहीं है, और हमें और ये रीजनल पास को छोटा मोटा कुछ ना कुछ देना पड़ रहा है। मगर जो नई डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि सारा जो कुछ हुआ अफगानिस्तान में उसमें इंडिया एक्सक्लूड हो गया था। इंडिया का कोई रोल नहीं था, इंडिया का कोई पावर नहीं था, कि इंडिया का कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, और आगे जो सिस्टम वहां बनने जा रहा है या तालिबान जो आए हैं उनका इंडिया के साथ कोई तल्लुक नहीं था, और सारा पाकिस्तान पाकिस्तान ही था। मगर अब हुआ ये है कि इंडिया ने फिर हाथ पैर मारने शुरू कर दिए कि भाई ये क्या हुआ, आप तो आउट हो गए हैं बिल्कुल, हमने सारे अंडे जो थे अशरफ गनी की हुकूमत में डाल दिए थे अमरीकनों के साथ, अब उनकी छुट्टी होगी और हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, पाकिस्तान ले गया सारा कुछ। तो अब उनके भी वहाँ एनएसए और मोदी गवर्नमेंट की बड़ी तनकीद हो रही है फ्रॉम एनालिस्ट कि भाई आपकी क्या ये पॉलिसी थी कि आपने सारे अंडे जो थे एक डूबती हुई कश्ती के अंदर रखे हुए। तो वहां भी हाथ पैर मारने शुरू कर दिए, इंडियंस ने भी तालिबान के साथ रास्ते खोल लिए, और इंडियंस रूस को इस्तेमाल कर रहे हैं कि तालिबान के साथ हमारे रास्ते खुलवाएं और हमें एक सीट दें। अब एससीओ में तो सीट है इंडिया के पास, और अफगानिस्तान में भी है, मगर दे वांट अ बिगर रोल इन अफगानिस्तान, मगर वो रोल मिल नहीं रहा बिकॉज द तालिबान नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिया। इंडिया ने जो अभी चाल सोची है, मेरा जो ख्याल है, जो मेरी सोर्सेज है, वो ये है कि वहां एक सीरियस इंटरनल डिबेट चल रही है कि भाई हमारा क्या जाता है, हम उठ के जल्दी से अफगानिस्तान को रिकग्नाइज कर लें, हम कूदे अफगानिस्तान पहुंचे और कहें जी ऐसी की तैसी हम रिकग्नाइज करते हैं, वी शुड बी द फर्स्ट टू रिकग्नाइज अफगानिस्तान। हमने कोई अमेरिका शिका का तो FATF IMF का तो खाता कोई नहीं, हम तो वैसे ही अमेरिका के कैंप में हैं इन इन अगेंस्ट चाइना, तो हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो फौरन रिकग्नाइज कर सकते हैं विदाउट एनी एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस। और रूस रिकग्निशन के साथ हम करीब हो जाएंगे तालिबान के भी, और प्रेशर पड़ जाएगा बाकी लोगों के ऊपर भी कि वो भी रिकग्नाइज करें, और तालिबान फिर हमारी जो अहमियत है या हमारा जो हमने फेवर किया होगा उसको रिकग्नाइज करेंगे, और हमें भी बुला लेंगे, आइए आइए आप भी बैठे यहाँ। और हम फिर ऐसी पोजीशन में होंगे कि जो पाकिस्तान का 120% इन्फ्लुएंस है उसको कम करने के लिए हम भी वहां एक टो होल्ड, थोड़ा सा पैर तो जमाए, पैर तो अंदर आए, इस वक्त तो पानी में है ही नहीं, पानी में जरा देखे तो सी कितना गर्म है ठंडा है, और वो एक बेहतर तरीका ये है कि छोड़े सब कुछ, हम जाके रिकग्नाइज कर लेते हैं। अच्छा, अब उसमें वहां भी ये डिबेट चल रही है कि जी ये आप खुद ही कर ले, कुछ लोग कहते हैं ना ना खुद मत करो, रूस को साथ लेके चलो, बिकॉज आपको बड़ा भाई की जरूरत होगी, और बड़ा भाई है आफ्टर ऑल, तो अकेले मत करें, 2-3 साथ ले लें, और फिर भी आप पाकिस्तान को तो यक्के के ऊपर दुखी मार के फारग करें ना, क्योंकि पाकिस्तान अभी तैयार नहीं है रिकग्नाइज करने के लिए। मैं आता हूं उधर, वो क्यों, वो कहते हैं जी कि अगर इंडिया, रशिया, ईरान, चाइना ये फैसला कर लें कि जी हम रिकग्नाइज करते हैं, तो पाकिस्तान एक तो रिकग्निशन हो जाएगी, तालिबान खुश हो जाएंगे, ये एक इनको एंट्री मिल जाएगी, पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा। या पाकिस्तान रिकग्नाइज करे या ना करे, अगर नहीं करता तो तालिबान नहीं माफ करेंगे, और अगर करता है तो अमेरिका, बादशाह, सऊदी अरेबिया, ये सारे लोग जो इनको पैसे देने वाले हैं और तजारत करने वाले हैं, वो कहेंगे सऊदी ऐसी नहीं तैसी। तो पाकिस्तान फंस गया है ऐसी जगह पे, या तो अमेरिका बादशाह तैयार हो जाए रिकग्नाइज करने के लिए और पाकिस्तान कर दे, या ये जो अब होने वाला है कुछ चाल चलने वाली है कि जी अमेरिका को छोड़े, दुनिया को छोड़े, UN को छोड़े, हम 4-5 जल्दी से कर लेते हैं, जो इंडिया और रशिया वेरी सीरियसली इसको इंडिया पुश कर रहा है इस चीज को बिहाइंड द सीन्स। तो अगर ऐसे हो गया तो पाकिस्तान क्या करेगा? तो इसीलिए मेरा ख्याल है कि अब मोईद यूसुफ साहब भी रूसियों के साथ, इंडिया के साथ बात नहीं हो सकती, चाइना के साथ तो है पहले से बात, चाइना तो सपोर्ट करेगा पाकिस्तान को, मगर चाइना के अपने इंटरेस्ट भी हैं। तो अब रूस है,
अब इसीलिए मेरा ख्याल है इस किस्म की बातें अब रूस से हो रही हैं कि ना 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 ना, इसके ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और अगर किया तो इकट्ठे जाएंगे, मगर ये है, मगर वो है। अब मेरा ख्याल है कि ये सेंसिटाइज करना चाह रहे हैं आपकी पार्लियामेंट को, कि अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर हुकूमत कोई ऐसा फैसला करती है जो कि एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आता तो इट्स इन ट्रबल, और अगर ऐसा फैसला करती है जो अवाम को पसंद नहीं आता और ऑपोजिशन गले पड़ जाती है तो इट्स इन ट्रबल, और अगर ऐसा फैसला करती है जो अमेरिका को पसंद नहीं आता और यूरोप को पसंद नहीं आता तो इट्स इन ट्रबल। तो रजा, मेरा ख्याल है कि इस किस्म की अब दलदल में ये फंसी हुई है हुकूमत। एस्टैब्लिशमेंट ये खुद फैसले नहीं करना चाहती कि तुसी करो, जाहिर है, बिकॉज इसमें बड़ी इंप्लीकेशंस है ना। जो भी ये अनाउंस करेगा ये फैसला, फिर सारा मलबा जो है उसी के ऊपर आएगा ना, टाइटनिंग ऑफ द थ्रोट उधर उधर ही होगी ना। अगर ये रिकग्नाइज कर लेते हैं तो अमेरिका बादशाह जो है ना वो आपको टाइट कर देगा, और अगर ये नहीं करते तो आप बाहर रह जाते हैं, तो फिर आप कहाँ जाएंगे। तो तालिबान तो आपको फिर नहीं माफ करेंगे ना, कहेंगे अच्छा ठीक है, फिर चलो ठीक है। अभी आप तालिबान को कह रहे हैं कि जी वो टीटीपी को रोकें, ये करें वो करें, और हम आपके साथ हैं, हम आपको लाने वाले हैं, ब्ला ब्ला, वो सब भूल जाएंगे। वो कहेंगे यार जिस वक्त जरूरत थी रिकग्निशन की आपने की नहीं। और अगर करते हैं तो फिर जाके अमेरिका बादशाह को और यूरोप को आगे गोडे रोडे बैठ के कि माफ कर दो, वी हैड नो चॉइस, हमें हमें मजबूरी थी, हमें करना था, हमें बताएं और हम क्या कर सकते हैं, आई एम सो सॉरी सो सॉरी। वो आगे से आपसे नाराज हैं, फोन करते कोई नहीं है आपको, बात करते कोई नहीं है। और आपने पहले भी आप अमेरिका हुआ है यूसुफ साहब, वहां भी बहुत सी बातें हुई हैं, वो तो आपसे बहुत सी चीजें मांग रहे हैं, और आप देने के, आपके पास वो है नहीं देने को कुछ। तो ये इस किस्म की क्रिटिकल सिचुएशन हुई है। सेठी तो साहब, खबर ये है कि पाकिस्तान तालिबान को तस्लीम करे या ना करे, भारत तालिबान को तस्लीम करे या ना करे, अपोजिशन मुईद यूसुफ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं अच्छा, नहीं, अब आपने थोड़ी सी है। छेड़ ही दिया इस बात को। मैं, देखिए सोलंकी साहब, मोईद यूसुफ साहब मेरे जाती दोस्त भी हैं, तो इसलिए मैं जो बात कहूँगा बड़ी संजीदगी के साथ कहूँगा, बिकॉज मैं कोई गलत बात नहीं कहना चाहता या गुस्से में या किसी और इशू के लिए नहीं करना। देखिए, मैंने जब ऑपोजिशन से बात की उनके सीनियर लीडर्स के साथ कि आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं जा रहे। तो मैंने कहा क्या बात, क्यों नहीं जा रहे हैं। बहरहाल उन्होंने ये इस किस्म की एनालिसिस नहीं किया जो मैंने एनालिसिस किया है। मेरा पता नहीं उनको कितना पता है या नहीं पता, मगर उन्होंने जो बात कही, उन्होंने कहा जी देखें, अगर तो COS करे तो हम जाने के लिए तैयार है। ये हुकूमत हमें ब्रीफिंग देती है, ये होती कौन है हमें ब्रीफिंग देने वाली। ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद नहीं आते पार्लियामेंट में, तो उसकी तो अहमियत ही कोई नहीं। और कॉन्स्टिट्यूशनल के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है अबाउट पार्लियामेंट वगैरह, वो तो है ही नहीं। तो इसको हम हुकूमत से ब्रीफिंग लेने के लिए तैयार नहीं है। तो पहली बात तो ये। और नेशनल सिक्योरिटी अगर देनी है तो कोई और दे हमें, जो देते रहे हैं पहले। नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ दिस गवर्नमेंट और ऑफ मोईद यूसुफ, नंबर वन। नंबर दो, उन्होंने कोई फ्लैटरिंग बातें मोईद यूसुफ साहब के बारे में नहीं की। मेरा ख्याल है कि वो समझते हैं कि ही इज नॉट द राइट पर्सन टू गिव अ ब्रीफिंग ऑन सच इश्यूज। और अब मैं और बहुत सी बातें की हैं मैं जो कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। हाँ, उसकी वजह यह है कि दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मोईद यूसुफ एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर विद एनी क्लाउड, इंडिपेंडेंस और ग्राविटास। ये उनका मौकफ। ये ऑपोजिशन का मौकफ है, लेकिन मैं इससे ब्रॉडर बात ये करना चाहता हूँ कि पिछली भी जो ब्रीफिंग हुई उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब शरीक नहीं थे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान उसको चेयर करते हैं, जो भी वज़ीर-ए-आज़म हो। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे एक वज़ीर-ए-आज़म हैं जो कि अपनी ऑपोजिशन को तस्लीम ही नहीं करना चाहते, उनके साथ एक कमरे में एक मेज पर ही बैठना चाहते, इवन कौमी सलामती के मामलात पर। देखिए ना, मोईद यूसुफ बेचारे का क्या कसूर है, वो नुमाइंदा इमरान खान का या जो भी उसको तो जो ब्रीफिंग दी जाती है सिविलियन या मिलिट्री, वो आगे बात करता है, ब्रीफ उसने वही करना है, आप क्लियरेंस लेकर। बात तो यहाँ पे ये है कि ये चीज क्यों नहीं इमरान खान साहब को समझाते। लोग उनके करीबी साथी भी, उनके उनके खैरख्वाह भी हैं, सिविलियन साइड पे भी हैं, मिलिट्री में भी हैं, मीडिया में भी हैं, वो क्यों नहीं ये समझाते कि भाई आप वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म का रोल अदा करें। आपको नहीं पसंद शहबाज शरीफ की शक्ल या बिलावल भुट्टो आपको नहीं पसंद उस मेज के ऊपर, या मुराद अली शाह नहीं पसंद, और वॉट एवर हु एवर, तो कम से कम अपने वज़ीर आज़म के मनसब का तो ख्याल करें। देखिए ये एक बहुत ये सीरियस,
असल मसला यहाँ पे मेरी नजदीक जो है वो ऑपोजिशन का भी इसी बात पे गुस्सा है शायद। तो सेठी साहब ये आप बताएं कि क्या इमरान खान साहब के पास अभी कुछ वक्त है कि अगर वो अपनी राहें, अपना काम थोड़ा सा अमेंड कर ले, थोड़ी सी अपनी डायरेक्शन बदल लें, थोड़ी सी वो रीच आउट करें ऑपोजिशन को, पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढे इस क्राइसिस का, तो क्या उनकी बचत हो सकती है? देखिए, आप बात कर रहे हैं किसी सियासतदान, अगर कोई सियासतदान हो तो यकीनी तौर पे वो अपने कोई रास्ते जो है हमेशा खुले रखते हैं, और नेगोशिएशन जो है वो सियासतदान का स्ट्रांग पॉइंट होता है। इमरान खान साहब सियासतदान नहीं है ना, वो किसी सूरत में भी कोई नेगोशिएशन नहीं करते किसी के साथ। वो तो अपने अलायंस पार्टनर्स को मिलने से तैयार नहीं होते, पार्लियामेंट के अंदर आके अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार नहीं। वो तो एक बेसिकली, अब मैं क्या कहूँ, क्यों मेरे से कहलवाते हैं चलिए, आप? वो हमें पता है नहीं आपने नहीं, क्या कहना हाँ वो है। छोड़े, मैं फिर वो शुरू हो हाँ, जाऊंगा। छोड़े छोड़े हाँ छोड़े। इमरान खान साहब कोई अपना मौकफ चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। उनको एस्टेब्लिशमेंट ने बहुत समझाने की कोशिश की है, बहुत समझाने की कोशिश की है, मगर अनफॉर्चुनेटली उनके पीछे भी एक ऐसी हैसियत है जो कि जिनकी एडवाइस वो लेते हैं, और जिसका शायद ताल्लुक जो है वो आजकल हमारे मंडेन एवरीडे लाइफ के साथ नहीं है। इसलिए तो वो बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, यहाँ छोड़ दें अब। क्यों एक और नोटिस दिलवाना चाहते हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो हम नोटिस नहीं चाहते। अच्छा, लेकिन मैं, क्योंकि पहले आपको तो माशाल्लाह नोटिस क्यों फ्रेम करवाना चाहिए, जितने आपको इस शॉर्ट पीरियड में नोटिस आए हैं, वो उसकी एक गैलरी बन सकती है। जी नो बिल्कुल। जैसे वो नहीं होता, प्रेस प्रेस फ्रीडम के एक कॉर्नर में लगे होते हैं नोटिस, ही फ्रेम्ड शुदा, कभी किस बात पे, कभी नहीं, किस मगर बात। रजा मैं आपको एक बात बताऊं, एक तरीके से बड़े यूनिक नोटिस हैं। मुझे जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, जो नोटिस आए हैं उनमें ये नहीं लिखा जाता कि मैंने क्या कहा है या क्या किया है। जिसके ऊपर इतराज है उसमें ये है कि आप बड़े गलत आदमी है, आपने ये कानून ये कानून ये कानून ये कानून ये कानून ये कानून तोड़ा, आपको ये कर देंगे हम। ओ भाई, मैंने किया क्या है वो नहीं बताते, वो किसी में नहीं लिखा होता। क्योंकि अगर वो लिखेंगे तो फिर बात बनती है ना, तो फिर बात और भी लोग, अच्छा तो ये बात है, ये तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं, अच्छा ये तो हकीकत है, ये तो ये। वो कभी नहीं मेरे ऊपर देखे ना इल्जाम। तो अगर यार मैं कहूं कि रजा रूमी बड़ा बुरा आदमी, मुझे रजा रूमी नोटिस दे देगा, आपने मुझे कहा मैं बड़ा बुरा, मगर अगर मैं ये कहूं कि रजा रूमी बड़ा बुरा आदमी है और रजा रूमी मुझे नोटिस करे कि आपने फलाने कानून की तौहीन की, फलाने, ओ भाई मैंने क्या है, वो है ही नहीं, किसी नोटिस में नहीं है कि भाई आपने गुस्ताखी क्या की है। अगर आपने कोई कानून तोड़ा है तो क्या किया है या क्या कहा है जिसकी वजह से कानून टूटा है, नहीं, वो नहीं कहना, बिल्कुल। वो नहीं कहना ताकि लोगों को पता ना चले वो क्या सेठी बात कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले भी आपका जो नोटिस आया था पहले वाला, उस पर भी बात हुई थी। उस पर भी नहीं बताया कि भाई मैंने नहीं किया क्या बताया, बिल्कुल बिल्कुल, हालांकि वो है। हमने सुना था आपने क्या कहा था। हमारा बहरहाल जो वो भी है, मैंने कहा लिखे तो सही ना मैंने क्या कहा है, फिर उसको मैं डिफेंड करूं। भाई अगर मुझे बताया नहीं कि जाए कि मैंने किया क्या है, तो मैं कैसे डिफेंड करूंगा? सही बात है, सही बात है। तो अच्छा एदिस, चलते चलते आपने अभी जिक्र किया वेस्ट के साथ ताल्लुकात का, यूरोपियन यूनियन के साथ, पाकिस्तान जिस पोजीशन में स्टक है, आपने ये भी जिक्र किया और हम इस पर बात भी करते रहते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने पिछले साल जियो इकोनॉमिक्स की बात की, जियो इकोनॉमिक्स और नॉर्मल, पाकिस्तान को नॉर्मल स्टेट कैसे बनाया नॉर्मल जाए। मुल्क बनाना है। जो इस्लामाबाद में जो एक थिंक टैंक में जो उनका खिताब था, उसमें उन्होंने यही कहा था कि पाकिस्तान को हम एक नॉर्मल मुल्क देखना चाहते हैं। बिल्कुल। और तो आज जो सियालकोट कुछ में, हुआ है आज सियालकोट में, इस उससे कितनी मदद मिलेगी इन तवक्कुआत पर और उम्मीदों पर? बात यह है जी कि जब ये दुनिया देखेगी ना इसको, तो एक रंग आएगा और एक रंग जाएगा और एक प्रेजुडिस और बढ़ेगी। किस किस्म का मुल्क है जहाँ ऐसी चीजें होती हैं और लॉ जो है उसको तोड़ा जाता है इस तरीके के साथ। और अगर कोई कानून भी तोड़े तो उसके तरीके होते हैं, कानून जो तोड़ते हैं उनको पकड़ने के, उनको सजा देने के। मगर ये मॉब जस्टिस जो है, ये तो 300 साल पहले शायद होती होगी, किसी सिविलाइज्ड नेशन में ऐसे नहीं होता। मैंने देखा इंडिया के अंदर भी इस किस्म की चीजें हो रही हैं। हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो है उन्होंने मुसलमानों के साथ इस किस्म की चीजें की हैं। बिल्कुल लिंचिंग की हाँ, जी। तो इसलिए अफसोस मुझे ये नहीं कि इंडिया इंडिया का अफसोस उनको होगा जो इंडिया में रहते हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो खुद निपटेंगे, वो निभाएंगे।
हमें तो तकलीफ होती है कि जब द लॉ इज टेकन इनटू इट्स ओन हैंड्स लाइक दिस, और इस किस्म के इमेजेस जो हैं वो दुनिया में जाते हैं। हाँ, जिस किस्म का भी कानून तोड़ा जाए, ऐसे मॉब जस्टिस जो है वो इज अनएक्सेप्टेबल इन अ नॉर्मल स्टेट। मगर अफसोस इस बात का कि ये हम नॉर्मल नहीं है, और इस किस्म के हादसे हो रहे हैं और भी होंगे, ये मुझे खदशा है। क्योंकि जिस किस्म की सियासत और जिस किस्म का कल्चर हम यहाँ बनाने जा रहे हैं इस मुल्क के अंदर, या बनता जा रहा है, मुझे अफसोस है कि वो एक नॉर्मल मुल्क का नहीं है। द पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस एंड इस किस्म की चीज़, तो इससे ज़्यादा मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है कोई बात करनी। आजकल तो जिस किस्म के हालात हैं, थोड़ा ख्याल ही जी करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। वो बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, लेकिन इस पे यही बात आ जाती है मेरे ख्याल से। मैं ये आखिर में जो आखिरी चंद मिनट रह गए हैं, 1-2 मिनट ही हैं, सेठी साहब, अब ये बात देखिए कितनी बार दोहरा चुके हैं। मुझे आई मीन मुझे खुद पता है, मसलन आप ही को ले लीजिए, 30 साल से आपने इसके ऊपर किताबें छापी हैं, दारियाँ लिखे हैं, कॉलम्स लिखे हैं, इंटरव्यूज दिए हैं, अब टीवी पे 10 साल से तो आप मुस्तकिल याद याद दहानी करा रहे हैं। और कितने लोग, खालिद अहमद साहब हमारे दोस्त, कितना वो इसी मौजू के ऊपर वो बता बार बार अलार्म बेल्स बजा चुके हैं। क्या वजह है कि आज हम बार बार एक कदम आगे भी बढ़ाते हैं थोड़ा सा, फिर पीछे, 2 कदम पीछे। और अभी यही हुआ है। अभी बात की, हमें बड़ा अच्छा लगा कि आर्मी चीफ ने कहा कि नॉर्मल स्टेट बनाओ, और जाहिर बात है उनके पास इख्तियार है, ताकत है, हमने तायद भी की उसकी। और उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि वो जो गवर्नमेंट है वो सिंगल नेशनल करिकुलम भी कर रही है। वो भी इसी मजहब के नारे को, अब ये क्या, ये नारे हैं ना, रियासत मदीना और इस्लामिक वेलफेयर स्टेट, और ये अब ये बार बार अब मजहब को इंसर्ट करने की जो जो मसला है, वो इससे हम कैसे अपनी डायरेक्शन बदल सकते हैं? देखिए, मैं क्या? हमेशा एक बात हम्म, कहता रहा हूँ रजा, मैं फिर वही दोहराऊंगा, उसमें सारी बातें उसमें आ जाती हैं कि सियासत जो है ना, सियासत का मतलब ही ये है दोगनापन, सच को छुपाना, प्रोपागेंडा करना और शॉर्टकट्स करना, अपॉर्चुनिस्टिक, मौका परस्ती, सब कुछ। सियासत का नाम है एंटी प्रिंसिपल। कोई असूल नहीं होते सियासत के अंदर। सियासत का असूल ही है कि कोई असूल नहीं होंगे। इसलिए जब इमरान खान साहब यू टर्न करते हैं तो कोई इशू नहीं है, वोट फिर भी पड़ जाता है उनको। और अगर कोई नून लीग वाले भी आज एक बात कहते हैं तो दूसरी बात कहते हैं तो वोट फिर भी पड़ जाता है, कि लोग जानते हैं कि यार ये सियासी बातें। तो बात ये है कि तो इन दैट सेंस सियासत प्योर चीज नहीं है, इम्प्योर चीज है। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि सियासत डर्टी चीज है, क्योंकि जिस किस्म की हम डर्टी गेम्स खेलनी पड़ती हैं वो फिर डर्टी हो जाती है। मजहब एक प्योर चीज है। अब एक प्योर चीज है, जैसे प्योर डिस्टिल्ड वाटर है, उसके अंदर अगर आप कोई कीचड़ उछाल देंगे तो पानी गंदा हो जाएगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी बात, तो मजहब में बिल्कुल। जब सियासत लाएंगे तो मजहब को नुकसान पहुंचाएंगे आप, और मजहबी लोगों को नुकसान पहुंचेगा। जो प्योरिटी है मजहब की वो खराब हो जाएगी। इसलिए सियासत और मजहब को अलग रखना चाहिए ताकि मजहब की प्योरिटी प्योरिटी रहे, और सियासत जो है वो जिस तरीके से चलती है वो चले। अब देखिए, तो यहां मसला ये बन जाता है कि जब सियासतदान और एस्टेब्लिशमेंट दोनों अकेले या मिलके, जब उन्हें आइन का सहारा ना हो, जो हरकतें वो करते हैं, तो फिर वो मजहब को इस्तेमाल करते हैं अपने आप को कानूनी कपड़े पहनाने के लिए, क्योंकि मजहब को कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो सबसे बड़े मजहबी बन जाते हैं, फिर उनको कोई कह कुछ नहीं सकता, फिर वो कानून की धज्जियां उड़ा देते हैं, आइन की धज्जियां उड़ा देते हैं, अकेले अकेले या मिलके, या बिल्कुल, तो फिर मजहब को इस्तेमाल करते हैं, मजहब जो है उसको और बिल्कुल प्रॉब्लम बना देते हैं। तो इम्प्योर अब करते हमारे हैं। यहाँ यही हुआ है कि जियाउल हक साहब के जमाने से आज तक हर सिविल मिलिट्री हुकूमत ने या हाइब्रिड हुकूमत ने मजहब को सियासी तौर पे इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से सारा माशरे के अंदर अब मजहब जो है उसको बाकी लोग भी उसको इसी तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, और उसके फिर कोई रास्ते नहीं, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल से ये आज का इससे यही है कि हमारी पॉलिटिशियंस और हमारी इस्टेब्लिशमेंट दोनों को
ये कम से कम आज के वाक़ये के बाद वो कुछ तो तौबा कर लें, कुछ तो सोच लें कि ये जो उन्होंने 2 जनरेशंस को रेडिकलाइज़ किया है, चूरन बेच-बेच के टेक्स्ट बुक्स के ज़रिए, इधर सियासी नारे, उससे ये यंग लोग रेडिकलाइज़ हो गए हैं। अभी आप उनके इंटरव्यू सुने से सैदी साहब वो उनको वो इस तरह बात कर रहे हैं कि उन्होंने कोई नॉर्मल चीज़ की है, ये उनको करना ही था। उनके नजदीक ये इट इज नॉट हम कह रहे हैं जी हॉरिफिक, हम लोग कह रहे हैं ओहो जी ये हो गया तो वो हो गया, वो कोई कानून होता है, ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनके नजदीक में, क्योंकि उनको सिखाया ये गया है। अब असल बात तो ये है। बहरहाल, ऑन दिस हैवी एंड सैड नोट आज की हम गुफ्तगू का कंक्लूजन करते हैं और इंशाल्लाह। रजा, जाते जाते ये जरूर बताइए, कल का एक खुसूसी प्रोग्राम जी होगा। बिल्कुल हमारे बिल्कुल। दोस्त, हमारे उस्ताद और पाकिस्तान के बहुत बड़े सहाफ़ी जिनका 3 दिन पहले इंतकाल हुआ है, मोहम्मद ज़ियाउद्दीन, कल का जो खुसूसी प्रोग्राम होगा, वो उनके साथ काम करने वाले जो सीनियर कलीग्स और दोस्त, अ, एक ख़राज अक़ीदत हम पेश करेंगे ज़ियाउद्दीन को कल। और सेठी साहब कल शायद हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन जाते-जाते अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, तो हम उसको कल के प्रोग्राम का एक प्रीएम्बल समझ समझेंगे। मिर्ज़ा ज़ियाउद्दीन साहब जैसे जर्नलिस्ट अब नहीं बनते। वो एक ऐसे दौर के सहाफ़ी हैं जब कुछ थोड़ी बहुत इंटेग्रिटी थी सहाफ़त में, और प्रोफ़ेशनलिज़्म थी, और ज़िम्मेदारी थी, और आज़ादी थी। ये सब चीज़ें मिल के चलती थी, और ये आखिरी थे उस दौर के लोगों में से। इनकी बड़ी इज़्ज़त थी, और बड़ी इनकी जिसकी ना ज़हानत थी इनमें। और हमें अफ़सोस इस बात का है कि ज़ियाउद्दीन साहब आखिरी 10 साल में उनको भी साइडलाइन कर दिया गया फ्रॉम मेन स्ट्रीम मीडिया, बिकॉज़ इस किस्म की जिस किस्म की सहाफ़त में वो यकीन करते थे, अनफॉर्चुनेटली वो आउट ऑफ फैशन होती जा रही है। और वो ज़माने थे जब सहाफ़ी अखबारों को चलाते थे, अब मालकान चलाते हैं। मालकान भी कारोबारी लोग हो चुके हैं। अब सहाफ़त नहीं रही, कारोबारी हो गई है। और कारोबार के अंदर तो कोई ना ज़िम्मेदारी होती है, ना कोई असूल होते हैं, प्रॉफ़िट होती है। और वही चीज़ अब तो अनफॉर्चुनेटली मुझे बड़ा अफ़सोस है कि मेन स्ट्रीम से वो अलग हो चुके थे। मगर हमारे लीडर थे। हमने बहुत सी चीज़ें उनसे सीखी। ये भी सीखा कि इंटेग्रिटी कैसे होती है, ये भी सीखा कि ज़िम्मेदारी के साथ बात करते हैं। वो रिपोर्टर भी रहे, एडिटर भी रहे, कॉलमनिस्ट भी रहे, और एडवाइज़र भी रहे। और इट वाज़ अ वेरी फ्रूटफुल ज़िंदगी, इसीलिए उनकी इतनी इज़्ज़त है, और वी विल मिस हिम अ लॉट। मे ही रेस्ट इन पीस। थैंक यू सेठी साहब। और खुद नाजरीन, खुदा हाफिज। अगर आपसे कल शाम 9 बजे फिर मुलाकात होगी।